नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर फिर से एक बार आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए फ्लेमिंगो बुक्स से एक और नई लेसन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न आने वाले एग्जाम में अब बदल जाने वाले हैं। देखते जाइए क्या क्या नया नया होता है और उस पैटर्न के तहत 40% अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। रियल में तो अभी मजा आएगा धीरेंद्र सर के साथ होने का। प्यारे बच्चों, कोई भी YouTube को आप निकाल करके कोई स्टोरी पढ़ लें, वहां 12 से 13 मिनट 15 मिनट में कोई स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब उन टीचर्स को पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कितना टैली करा पाते हैं। लेकिन मैंने शुरू से आप लोगों को बताया था कि जब मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा तो मेरा मकसद होता है, भले ही मैं किताब देख करके ना पढ़ाऊं, लेकिन कोशिश करता हूं कि स्टोरी के पूरे कंटेंट को आप तक पहुंचा दूं। अब जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप मेरे कोई भी स्टोरी या पोएम के वीडियो को वॉच कर लीजिए, आने दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखोगे क्या कि 90% से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब आप केवल ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देख करके ही आप सॉल्व कर लोगे। मेरा हमेशा एक स्लोगन होता है, आप मुस्कुराइए क्योंकि आप धीरेंद्र सर के साथ हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पैटर्न चेंज होने वाला है, मैं आपके साथ हूं। जैसा भी पैटर्न होगा, मैं केवल वेट कर रहा हूं एक मॉडल क्वेश्चन को अपलोड करने का, कि झारखंड बोर्ड अपलोड करके दे या ये बताए कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आपकी तैयारी उसी तरह से कराऊंगा। टेंशन नहीं लेना है। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। अब आप देखोगे मैंने लिखा है ये मॉडर्न राइटर। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तब हमें हर चीज पर ध्यान देना होगा। यानी A.R. बार्टन एक मॉडर्न राइटर हैं, हु लिव्स इन जूरिच। याद रखिएगा जगह का, जो जूरिच में रहते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी में लिखते। कितनी बात याद रखेंगे। इन दिस स्टोरी बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। थोड़ा मैं इस स्टोरी को पढ़ाने के पहले आपको यह समझाना चाहूंगा कि एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग और हीरो वर्शिप क्या है। यह भी याद रखना है, इस कहानी का थीम अगर पूछा जाए तो यही हम लिखेंगे, एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। प्यारे बच्चों, जितने भी 12th क्लास के विद्यार्थी हो, यह आप बिल्कुल ना सोचें कि अब आप जवान हो गए हैं। न तो आप बच्चे हैं और न आप जवान हैं। Now you are in adolescent period, किशोरा अवस्था, टीनएजर्स। अभी आप लोग टीनएजर्स हैं और जीवन का सबसे खतरनाक पीरियड को अभी आप जी रहे हो। एडोलसेंट पीरियड के बारे में एक जगह मैंने देखा है, किसी ने कहा कि इट इज द स्टॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन की आंधी है।
इस पीरियड में आपके जीवन की शुरुआत है। आंधी बड़े कम समय के लिए होता है, लेकिन पूरा सब कुछ बिगाड़ देता है, उजाड़ देता है। प्यारे बच्चों, यही वो वक्त है जब आपको अपनी जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी है। एडोलसेंट पीरियड की प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या भी क्या है, पहले आप समझ लीजिए, यह जानना जरूरी है। नाउ यू आर फिजिकली मैच्योर्ड, you have a lot of changes in your physical, शारीरिक रूप से आप परिपक्व हो चुके हैं। you have a lot of energy, lot of power, excitement, इस उम्र में आपके पास अथाह शक्ति है, एनर्जी का प्रवाह है। लेकिन अब इस एनर्जी का प्रयोग आप सही डायरेक्शन में करते हो या गलत डायरेक्शन में करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। प्रॉब्लम इस एज की क्या है कि विद्यार्थी को लगता है कि आई एम फिजिकली एंड मेंटली बोथ मैच्योर्ड। नाउ एट दिस एज यू डोंट लाइक टोका टोकी, यू डोंट वांट टू लिव इन डिसिप्लिन, वट एवर यू थिंक इट इज राइट। अब आप लोगों को टोका टोकी पसंद नहीं है, अनुशासन पसंद नहीं है, बंधन पसंद नहीं है। आपको लगता है कि अब मैं जो सोचता हूं वो सही सोचता हूं क्योंकि मैं मानसिक रूप से परिपक्व हो गया हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जान लो, शारीरिक रूप से आप परिपक्व हैं, मानसिक रूप से अभी आप परिपक्व नहीं है। नाउ एट दिस एज यू नीड एडवाइस, गाइडेंस। अभी आपको अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों का सलाह और गाइड की आवश्यकता है। अभी आपको सुनने की आवश्यकता है, जबकि इस एज में आप तर्क करने लगे हो, आप तर्क के माध्यम से लोगों को पराजित करना चाहते हो। दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ दिस एज। एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग। फैंटेसाइजिंग क्या होता है? कल्पना की दुनिया में अब आप ज्यादा उड़ान भरते हो। इस उम्र में अगर आप किसी हीरो, किसी कलाकार, हीरोइन, किसी क्रिकेट स्टार को देख लेते हो तो उसके आप बड़े फैन हो जाते हैं और आप उसकी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में आप जीते हैं। हीरो वर्शिप, आप में किसी हीरो की पूजने की अभी आप में वो फीलिंग आती है, जबकि ये सब कुछ नहीं है। रियलिटी जिंदगी की कुछ और है। तो इस कहानी के माध्यम से ए.आर. बार्टन ने हमारे समाज के जितने भी टीनेजर्स हैं उसको टारगेट किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है कि आप जो सोचते हो कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व हूं, अब मैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन नहीं, अभी आपको संभलने की जरूरत है, अभी आपको गाइड और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ए.आर. बार्टन ने दो कैरेक्टर के माध्यम से, सोफी और जानसी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, अब मैं स्टोरी पर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस कहानी का मेन कैरेक्टर लड़कियां हैं, सोफी एंड जानसी। तो प्रश्न यह उठता है कि टीनेजर्स को टारगेट किया जा रहा है तो लड़की पर फोकस क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों पर ज्यादा बंधन है, लड़कियों पर ज्यादा डिसिप्लिन इंपोज किया जाता है, उससे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। एंड इन मिडिल क्लास फैमिली गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, जबकि बॉयज आर अलाउड। लड़कों को अलग आजादी है, लड़कियों की आजादी कम है। तो इस कहानी में
दो कैरेक्टर को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सोफी, यह हाईली एम्बिशियस गर्ल। समाज में दो प्रकार की बच्चे, एक ऐसे जो काफी महत्वाकांक्षी है, डे ड्रीमर जो दिन में ही स्वप्न देखती है, जो अपनी औकात से ज्यादा, अपनी रियलिटी से ज्यादा उड़ान भरती है, हु लिव्स इन एन इमेजरी या इमेजिनरी वर्ल्ड, जो काल्पनिक दुनिया में जीने का प्रयास करती है। ठीक उसके विपरीत झांसी, ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल गर्ल, एक बड़ा ही साधारण, संवेदनशील, यथार्थवादी लड़की है, हु नोज हर रियलिटी एंड लिमिटेशन, जिसको अपनी औकात, जिसको अपना दायरा, जिसको अपना सच्चाई पता है। चलिए अब मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूं कि पहले आप जानिए कि सोफी एंड झांसी बोथ आर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। याद रखेंगे, एक क्लास में पढ़ने वाले क्लासमेट हो गए, और दोस्त उसे कहते हैं जहां आप अपने दिल की बात को शेयर करते हैं। तो सोफी एंड झांसी बोथ आर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स एंड बोथ आर नेबर्स ऑल्सो। वे पड़ोसी भी हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एंड बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, दोनों स्कूल की छात्राएं। वन डे both girls are returning from their school and on the way they are discussing about their future plan। दोनों लड़कियां स्कूल से वापस लौट रही हैं और रास्ते में अपने भविष्य के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें सोफी स्टार्ट करती है, कहती है, झांसी तुमको पता है मैं एक बुटीक खोलने जा रही हूं। बुटीक बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। बुटीक का मतलब वैसा स्टॉल, वैसा दुकान जहां महिलाओं के सामान बेचे जाते हैं। झांसी पूछती है, मैं पहले बता दूं कि सोफी एंड झांसी बोथ बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति सेम है, बट देयर मेंटलिटी इज टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। लेकिन दोनों लड़कियों की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। सोफी डे ड्रीमर है, झांसी एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल लड़की है। झांसी कहती है कि सोफी तुमको पता है ना, बुटीक खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, एंड यू नो वी डोंट हैव सो मच मनी, और हमें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तब सोफी कहती है कि फर्स्ट आई विल बिकम ए मैनेजर, मैं पहले एक मैनेजर बनूंगी। ध्यान दीजिएगा कैसे डे ड्रीमर है, किस प्रकार से ये कल्पना की दुनिया में उड़ान भरती है, किसके कैरेक्टर से आपको पता चलेगा। वो कहती है कि पहले मैं एक मैनेजर बनूंगी, मैनेजर बनने के बाद बहुत सारे पैसे सेव करूंगी और तब जाकर के मैं एक दुकान, स्टॉल, बुटीक खोलूंगी। झांसी कहती है कि मैनेजर बनने के लिए स्पेशल डिग्री, एजुकेशन की आवश्यकता होती है, और एजुकेशन के साथ साथ अप्रोच की भी आवश्यकता होती है, पैरवी की आवश्यकता होती है, जो हम जैसे लोगों के पास नहीं है। कैसे हो पाएगा? सोफी कहती है, फिर वो आगे बढ़ती है और कहती है, झांसी आई हैव डिसाइडेड टू बिकम एन एक्ट्रेस ऑल्सो, मैं एक हीरोइन बनना भी चाहती हूं। ध्यान दीजिएगा, खास करके लड़कियां जो हमारे समाज की है, इस प्रकार की मानसिकता की जो लड़कियां हैं, जो आवश्यकता से ज्यादा आसमान में उड़ान भरती है, उनकी स्थिति बाद में बड़ी बदतर होती है। वो समाज में रास्ता भटक सकते हैं, जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी
अपनी बाउंड्रीज को जरूर जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है। एवरीबडी मस्ट हैव ए ड्रीम। हर किसी के पास स्वप्न होना चाहिए, लेकिन स्वप्न भी अपने दायरे के अनुसार, अपने लिमिटेशन के अनुसार होना चाहिए, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो सपना बिखर जाने के बाद टूटने का बड़ा डर होता है। तो वो कहती कि मैं एक हीरोइन बनना चाहती हूं। मुझे पता है कि हीरोइन के हर वक्त काम नहीं होते हैं। जब काम होगा तो काम करूंगी, जब काम नहीं होगा तो मैं अपना बुटीक चलाऊंगी। और इतना ही नहीं, एट लास्ट आई हैव डिसाइडेड टू बिकम ये फैशन डिजाइनर। एक फैशन डिजाइनर भी मुझे बनना है। ध्यान देंगे बच्चों, एक उसके दिमाग में इमेज है मैरी क्विंट, एक बड़ी स्टार है, एक फैशन डिजाइनर है। वो कहती है आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर लाइक मैरी क्विंट। तो सोफी के कितने ड्रीम हो गए? 4। टू स्टार्ट ए बुटीक, टू बिकम ए मैनेजर, टू बिकम एन एक्ट्रेस, टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। इतनी सारी बातें करते करते दोनों के घर नजदीक आ जाते हैं। जानसी कहती है कि सोफी, वी आर बोर्न इन सच ए फैमिली वेयर वी कैन गेट जॉब ओनली इन बिस्किट फैक्ट्री। याद रखिएगा इस लाइन को, हमें केवल बिस्किट की फैक्ट्री में नौकरी मिल सकती है, बहुत ज्यादा होगा तो। क्योंकि हम लोगों की जो आर्थिक जो बैकग्राउंड है उसमें हमारे पास न पैसे हैं न पैर भी हैं, इसलिए हीरोइन, फैशन डिजाइनर वगैरह वगैरह सोचने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है कि जीवन में अगर आपके पास पैसे हो जाए तो पहले आप अपने लिए एक मकान बना लेना, फिर दुकान के बारे में सोचना। फर्स्ट वी हैव अ बिल्डिंग, ए होम, देन ए स्टॉल और बुटीक। उसके बाद फिर दोनों लड़कियां अपने अपने घर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोफी जब अपने घर में प्रवेश करती है तो देखती है कि चारों तरफ गंदे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। उसके घर की स्थिति ऐसी है। सोफी एक ऐसी लड़की है जिसको बाहर की दुनिया अब अट्रैक्ट करती है, बट शी नोज दैट आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो आई एम नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। मेरे माता पिता मुझे हर जगह जाने की इजाजत नहीं देंगे। ये थोड़ी खुली माइंडेड गर्ल है, बाहर की दुनिया इसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसे लगता है कि शायद बाहर में मेरा कोई इंतजार कर रहा है, जबकि ये मात्र टीनेजर्स है, इसकी उम्र अभी वैसी नहीं हुई। वो घर जब आती है तो उसके एक बड़े भाई हैं जिसका नाम है जॉफ। याद रखिएगा, सोफीज एल्डर ब्रदर। जॉफ अपना स्कूल छोड़ चुका है एंड नाउ ही इज लर्निंग हाउ टू रिपेयर मोटर बाइक पार्ट। याद रखिएगा, हाउ टू रिपेयर मोटर बाइक पार्ट। वो अपना काम घर में कर रहा है। सोफी जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। सोफी अपने भाई से बहुत ज्यादा फ्रैंक होना चाहती है, लेकिन जॉफ को लगता है कि सोफी अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिस्कस इसके साथ नहीं करता है, वो अपने काम में व्यस्त है। अब सोफी के मन में एक प्लान आता है। वो एक ड्रीम देखती है, वो कल्पना करती है कि मेरे भाई को बहुत ज्यादा आजादी है। वो अपने भाई की आजादी के प्रति ईर्ष्या करती है कि भाई को हर जगह जाने की इजाजत है लेकिन मुझे नहीं है। इसलिए अगर मैं भाई को ही अपना दोस्त बना लूं, अगर मैं अपने भाई साहब से ज्यादा फ्रैंक हो जाऊं, तो इनके साथ तो मैं कहीं भी घूमने के लिए जा सकता हूं। मेरे भाई के बहुत सारे दोस्त होंगे, उनसे मैं मिलूंगी, घूमूंगी। इस प्रकार के माइंड की ये लड़की है। वो कल्पना करती है, वो स्वप्न में देख रही है कि मेरा भाई बाइक चला रहा है
और मैं पीली वस्त्र पहनकर, येलो ड्रेस पहन करके बाइक के पीछे बैठी हुई हूं। मेरे बाल लहरा रहे हैं, दुपट्टे हवा में उड़ रहे हैं और लोग मुझे बाय बाय कर रहे हैं। अन्य एक सुनाला ड्रीम देखती है, सोचती है काश ऐसा हो। अब उसे अपने भाई के ध्यान को अट्रैक्ट करना है, तो सोफी का घर में जो रिपुटेशन है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, बेकार की कहानियां गढ़ने में माहिर है। घर वाले लोग उस पर बिलीव नहीं करते। अचानक सोफी अपने भाई का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो कहती है कि भाई आपको पता है आज मैं डैनी कैसी से मिली। आप इस तरह से समझिए, हमारे घर की साधारण लड़की कोई आकर के आए और कहे कि भैया आज मैं विराट कोहली से मिली, आप बिलीव करोगे? विराट कोहली बड़ा स्टार, डैनी कैसी इज ए स्टार फुटबॉल प्लेयर। तो बड़े बड़े स्टार के लिए तो आगे पीछे शर्मा जैसी हीरोइन लाइन लगी हुई है। साधारण लड़कियां उनसे मिलने के बस की बात नहीं। तो जॉब को हंसी आती है कि डैनी कैसी एक बड़ा आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, जो याद रखिएगा ये भी थोड़ा सा, जो हु प्लेज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम के टीम की तरफ से ये खेलता है। उससे मिलने की बात सोफी करती है। तभी कमरे में सोफी के फादर एंट्री कर जाते हैं। जॉब कहते हैं कि पापा कुछ सुना आपने? सोफी डैनी कैसी से मिली है। उसके फादर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि जॉब तुम किस पागल की बात को सुन रहे हो। और वो सोफी को डांटते हैं और कहते हैं कि सोफी तुम इस प्रकार की जंगली कहानियां गढ़ना बंद करो, और नहीं तो तुम्हारी जीवन एक दिन प्रॉब्लम में आ जाएगा, तुम मुसीबत में फंसोगी। इतना कहने के बाद फिर पिता पुत्र फुटबॉलर के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर चले जाते हैं। चले जाने के बाद सोफी कहती है कि भाई यू आर नॉट ए गुड ब्रदर, यू आर ए बैड ब्रदर। तुम एक बुरे भाई हो। मैंने तुमको अपने दिल की बात बताई, अपनी सीक्रेट बताया, और तुमने पापा को बता दिया। कैसे भाई हो यार। अब क्योंकि सोफी के मन में यह है कि हम अपने भाई को जाल में फंसाऊं, मैं ऐसी कहानियां गढ़ूं कि भाई मुझसे निवेदन करे कि सोफी प्लीज मुझे भी डैनी कैसे से मिला दो ना। कहते हैं ना बच्चों कि अगर कोई झूठ अगर आपने एक बार बोला है तो सच साबित करने के लिए 100 झूठ आपको बोलना पड़ता है। अब सोफी इस घटना को डिटेल में बताती है कि भाई कल मैं रॉयस, याद रखेंगे एक जगह है, आई मेट डैनी कैसी एट रॉयस। मैं एक मॉल में, एक दुकान में मैं कपड़ा देख रही थी, अचानक डैनी कैसी आया, मेरे बगल में खड़ा हो गया। मैंने उसे पहचान लिया। ठीक उसी तरह जर्सी में जिस तरह दिखता है वैसा ही डैनी कैसी था। और भाई जानते हो, आपको लगता है ना डैनी कैसी बहुत लंबा है, उतना हाइट का वो नहीं है। देखिए वो कैसे फंसा रही अपने भाई को। बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी है। और जानते हो भाई डैनी कैसे बड़ा उदास नजर आ रहा था। उन्होंने मुझसे काफी बातें किया और वो इसी शहर में रहना चाहता है। सोफी को पता है कि भाई अब मुझसे ऑटोग्राफ के बारे में पूछेगा, क्योंकि बड़े स्टार से मिलने से लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। सोफी कहती भाई जानते हो, आई डिमांडेड एन ऑटोग्राफ फॉर माई लिटिल ब्रदर। याद रखिएगा सोफी के एक छोटा भाई और है, लिटिल डेरेक। दो भाई हैं, जॉब जो बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है डेरेक।
मैंने उसके लिए ऑटोग्राफ भी मांगा, लेकिन संजोग बस नाइदर डैनी कैसी नॉर आई हैड ये पेन और पेपर। संजोग देखो भाई, न उसके पास न मेरे पास कोई पेन और पेपर था, इसलिए वो मुझे ऑटोग्राफ नहीं दे पाया। लेकिन ही हैड प्रोमिस्ड मी टू मीट मी अगेन, उन्होंने फिर से मुझसे मिलने का वादा किया है, और इस बार उन्होंने वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। अब घटना को इतना डिटेल से सोफी जब बताई, याद रखिएगा पहले तो जॉफ ने बिलीव बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन अब इसे लगने लगता है कि वाकई ये मिली क्या। जॉफ एक दिन फ्रैंक से मिलता है, याद रखिएगा फ्रैंक जो जानसी का भाई है, और फ्रैंक से बात करता है कि फ्रैंक गजब हो गया, मेरी बहन डैनी कैसी से मिल रही है। फ्रैंक जाता है और जानसी को बताता अपनी बहन को, अरे तुम यहां क्या देख रही हो, कैसी फ्रेंड है सोफी तुम्हारी, जो तुमको नहीं बताया वो डैनी कैसी जैसे स्टार से मिल रही है। जानसी को लगा कि सोफी मेरी फ्रेंड है, भाई से क्यों डिस्कस करूं, क्यों ना अपनी दोस्त से जाकर के पूछूं। वो जाती है और सोफी से पूछती है, क्या बात है, क्या चल रहा है। जानसी बताती है कि मैंने सुना कि तुम डैनी कैसी से मिल रही हो। सोफी कहता है कि कौन कह दिया तुमको, बिल्कुल नहीं। याद रखना बच्चों, जो सोफी डज नॉट वांट जानसी टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। वो नहीं चाहती है कि जानसी हमारी मुलाकात के बारे में जाने। क्यों? क्योंकि सोफी को लगता है कि जानसी ऐसी लड़की है जो अपने पेट में बात पचा नहीं पाएगी, हमारी सीक्रेट को सरेआम कर देगी, सबको बता देगी, इसलिए वो कहती नहीं। लेकिन जानसी फिर सोफी पूछते कि तुमको कैसे पता चला, क्योंकि सोफी को पता है कि मैंने तो बात केवल अपने भाई को बताया है, इस लड़की को पता कैसे चल गया। तो जानसी बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया, मेरे भाई ने मुझे बताया, और बताओ क्या बात है। अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तो सोफी को लगता है कि इसे वाकई पता चल गया है। वो कहता है कि जानसी तुम जान गई, लेकिन प्लीज मेरे पापा को मत बताना, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे, और किसी को मत बताना। जानसी कहती कि पूरा मोहल्ला जान चुका है, और तुम कहती हो किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। सोफी कहती है क्या सब कोई जान गया? बोला यस, सब लोग आजकल तुम्हारे और डैनी कैसी की चर्चा कर रहे हैं, और तुम छिपा रही हो। अरे कितनी गर्व की बात है, कितनी बड़ी बात है कि तुम उतने बड़े स्टार से मिल रही हो। सोफी कहता फिर भी प्लीज मेरे पापा को मत बताना। अब इस जगह सोफी एक तरफ गुस्सा दिखाती है कि मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है, मैंने दिल की बात उसे बताया और उन्होंने सबको पब्लिक कर दिया, लेकिन अंदर अंदर उसे खुशी हो रही है कि मैंने जो जाल फेंका है उसमें मेरा भाई फंसता नजर आ रहा है। फिर एक दिन सैटरडे को, नेक्स्ट डे दूसरे दिन सैटरडे को उसी शहर में एक फुटबॉल मैच है जिसमें डैनी कैसी खेलने वाला है। आज सोफी अपने पूरे परिवार के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम गया हुआ है। प्यारे बच्चों, एक जगह यह प्रश्न यह पूछता है कि रियल में, इन पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में सोफी ने डैनी कैसी को कब देखा? तो डैनी कैसी से सोफी का मिलना ये तो बिल्कुल उसकी काल्पनिक है, उसके दिमाग की उपज है, स्टोरी है, लेकिन रियल में उन्होंने ग्राउंड में ही, स्टेडियम में ही डैनी कैसी को उस दिन देखी। पूरे परिवार के साथ आते हैं। डैनी कैसी जब मैच करता है पूरे दर्शकों को अभिवादन करता है, और जिधर सोफी बैठी है उधर जब अभिवादन करता है तो सोफी जोर जोर से उछल उछल करके अभिवादन करे और भाई को कहे कि देखो
मुझे देखकर मेरी ओर इशारा कर रहा है। मैच जीतता है। सोफी के फादर बड़े फैन होते हैं फुटबॉल के। मैच जीतने के बाद वो जश्न मनाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए साइकिल से चले जाते हैं पब यानी मदिरालय, पीने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। हमारे यहां भी जब कोई मैच जीतता है इंडिया, तो कितने मुर्गे को हम लोगों ने, मतलब मुर्गे का हलाल हो जाता है। यानी जितनी बार जश्न मने बेचारे मुर्गे की जान जाती है। उसी प्रकार फॉरेन कंट्रीज में जश्न का मतलब ड्रिंक होता है। साइकिल से, याद रखिएगा, साइकिल से ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। साइकिल से मतलब क्योंकि वो बड़े साधारण परिवार के लोग हैं। अब इधर सोफी आज पूरा बन ठन करके निकलती है घर से डैनी कैसी से मिलने के लिए, और एक सुनसान जगह पर झरने के किनारे एक टेबल पर बैठकर वो डैनी कैसी के आने का इंतजार करने लगती है। प्यारे बच्चों, कोई रियल वादा नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। डैनी कैसी अपनी कल्पना की उड़ान में ये देखती है कि डैनी कैसी आ रहा है, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन इंतजार करते करते शाम हो जाती है। ये उसकी कल्पना है। और शाम जब हो जाती है, कोई मिलने नहीं आता है। आज सोफी को पता चल जाता है कि मेरी हकीकत आज खुलने वाली है, क्योंकि जाते ही मेरा भाई मुझसे ऑटोग्राफ मांगेगा, और जब मैं उसे बताऊंगी कि डैनी कैसी मुझसे मिलने ही नहीं आया, तो सारी सच्चाई वो समझ जाएगा। बड़ा निराश होकर के वापस घर लौटती है, और यही कहानी समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को लगा होगा कि ये कहानी बड़ा बीच में ही कैसे समाप्त हो गया। मेन जो मुद्दा है इस कहानी का, कि आर बार्टन हमें एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग हीरो वर्शिप के बारे में समझाना चाहता है कि उस उम्र में आप जो सपनों की जो उड़ान उड़ते हो, अंततः अगर आप अपनी रियलिटीज, अपने बाउंडेशन को ना समझते हो, तो आपके स्वप्न टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी विद्यार्थी गलत कदम भी उठा लेता है, अपने जीवन को भी किल कर लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है, स्वप्न देखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशन और बाउंड्रीज को भी समझनी चाहिए। हम धीरे धीरे अपने सपने की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम आसमान की ओर बढ़ सकते हैं, आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। लेकिन हमें अपनी औकात, अपनी रियलिटी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार सोफी एक डे ड्रीमर गर्ल है, घर में उसका कोई रिपुटेशन नहीं है, और अंत में उसके स्वप्न टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर आप भी इस मानसिकता के लोग हैं तो समझ जाइए आपकी भी स्थिति सोफी जैसी होने वाली है। आप जानसी की तरह बनिए और अपनी स्वप्न को जिए और पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इस कहानी को काफी आपने एंजॉय किया होगा। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो गया। मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अब ही रियल मजा आने वाला है। चलिए, थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।